हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की और मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्तमान में आर्थिक भूगोल को अनेक शाखाओं में बांटा जाता है, जैसे कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल तथा वाणिज्य भूगोल। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने इसकी 3 ही शाखाएं मानी है, जो कि हैं कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल यानी कमर्शियल ज्योग्राफी। जैसे कि नाम से आपको पता ही चल गया है, कृषि भूगोल में हम किसके बारे में बात करेंगे? कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं जो कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। पहले हम भौतिक कारण यानी फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि तापमान, मिट्टी का उपजाऊपन, जल की मात्रा, भूमि की ढाल तथा फसलों को बोने एवं काटने का समय। इसके बाद हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो उसमें बात करते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में, जिससे कि हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो कृषि है वो एक्सटेंसिव होगी कि इंटेंसिव होगी। टेक्नोलॉजी वहाँ पर क्या है, प्रौद्योगिकी जो है वहाँ पर कितनी डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा या आज भी जो है हम पुराने ज़माने के ही औजारों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के उद्योग के लिए जो भी चीज़ें हमको ज़रूरी हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि वन ज़रूरी है लकड़ी की फैक्ट्री के लिए, कृषि एवं खनन क्रियाएं ज़रूरी हैं फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर हमको शक्ति के साधन यानी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है मेनली वो कहाँ से आ रही है, हम उसको कोयले और गैस के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पर जो है जो लेबर है, श्रम जो है वो सस्ता और कुशल है कि नहीं है, आराम से मिल जाता है कि नहीं, परिवहन की वहाँ पर क्वालिटीज़ कैसी हैं, अवेलेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, या हमको किसी और ही परिवहन के लिए बिल्कुल डिपेंड होना पड़ता है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो इन्हीं सभी समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंदर किया जाता है। इसके बाद आता है कमर्शियल ज्योग्राफी यानी वाणिज्य भूगोल। इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेशवाहन, व्यापारिक केंद्रों तथा बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में तो वाणिज्य भूगोल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी भी देश अथवा क्षेत्र का व्यापार वहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज उत्पादनों, शक्ति के साधनों तथा वस्तु निर्माण उद्योगों पर निर्भर करता है। अतः वाणिज्य भूगोल का विकास कृषि भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है। तो जब तक ये दोनों जो हमारी शाखाएं हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, तो कमर्शियल ज्योग्राफी भी हमारी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल को अध्ययन करने की विधियाँ। 3 विधियाँ हैं, सिस्टमैटिक क्रमबद्ध विधि, रीजनल यानी प्रादेशिक विधि और प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक विधि। हर एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक यानी जो सैद्धांतिक विधि है, इसको टॉपिकल या प्रकरण विधि भी कहते हैं या फिर वस्तुगत या कमोडिटी मेथड भी कहते हैं। अब इसकी कुछ स्टेजेस हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली स्टेज क्या है इसकी, कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि शिकार हो गया, कृषि हो गई, खनन हो गया, इनको अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद इन क्रियाओं में से हम अलग अलग कमोडिटी यानी वस्तु को छांट लेते हैं
जैसे कि कृषि में से हमने मान लीजिए चावल और गेहूं को छांट लिया, खनन में से हमने लौह अयस्क और एल्यूमीनियम को छांट लिया, और इसके बाद हम इन जो हमने वस्तुएं चुनी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका वितरण पूरे विश्व में किस तरह प्रकार से है उसका हम अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन देशों के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि हमको अपने देश का जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इस विधि का जो है हमको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमको टोटल रियलिटी यानी पूरे विश्व में कोई पदार्थ किस प्रकार से वितरित है, किस किन देशों में वो पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो टोटल रियलिटी को हम पढ़ सकते हैं डिटेल में, और उसी में से हम फिर अलग अलग प्रदेशों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं? पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जो होती है हमारी भौगोलिक स्थिति जिसको कहते हैं, इसके मॉडल्स डेवलप किए गए हैं, जैसे कि वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन का मॉडल है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉडल के हिसाब से चीज़ें कहाँ पर, हमारे जो वस्तुएं हैं वो कहाँ पर वितरण है उनका, कैसे वो अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं, और कैसे उनका अलग अलग अपने तत्वों के साथ एक्शन या रिलेशन बनता है। ये हमारी पहली स्टेज होगी। इसके बाद क्या होता है कि हर तत्वों का, वस्तुओं अथवा क्रियाओं की विशेषताओं का, उनके विपक्ष तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरी स्टेज क्या है, इन सभी का एनालिसिस किया जाता है, यानी इन तत्वों, वस्तु अथवा क्रियाओं को अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के साथ अंतर संबंधों का विश्लेषण, कार्यात्मक संबंध तथा क्षेत्रीय संबंध हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रीजनल मेथड। रीजनल मेथड में क्या किया जाता है, पूरे विश्व को छोटे छोटे रीजन्स या प्रदेशों में बांट दिया जाता है, और हम फिर उस पूरे प्रदेश में जितने भी तरह के अलग अलग हमको रिसोर्सेज, संसाधन प्राप्त होते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। इसमें हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जानते हैं, उनके हमारे जो फिजिकल भौतिक वातावरण होता है वो उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं वो भी पढ़ते हैं, और उन संसाधनों का जो हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उससे एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ता है ये भी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम एक प्रदेश के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकता है उतनी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं प्रादेशिक विधि से। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि विश्व को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लिया जाता है, तो ये ज़्यादातर जो प्रदेश होते हैं ये पॉलिटिकल यूनिट्स होती है, राजनीतिक यूनिट्स होती हैं, जैसे कि कंट्री, देश हो गए, उनके जो है उपदेश हो गए, उनके अंदर के छोटे छोटे प्रदेश हो गए। जैसे मान लीजिए हमने भारत को चुन लिया, फिर हम हरियाणा को चुन लेते हैं, या उत्तर प्रदेश को चुन लेते हैं, या पंजाब को चुन लेते हैं प्रादेशिक अध्ययन के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रादेशिक विधि। इसके बाद आता है प्रिंसिपल मेथड यानी सैद्धांतिक विधि। इसके लिए कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को आधार बनाकर हम एक प्रदेश को अध्ययन करते हैं, और उसमें फिर पाए जाने वाले ज़्यादातर जो भी हमारे फिनोमिना होते हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, पहले इसमें मेन पॉइंट क्या है कि सर्टन प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स यानी कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धांत, हम इनको पहले से ही चुन लेते हैं, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं।
इस विधि का सबसे जो मेन पर्पस है वो है कि कोई चीज कहीं पर क्यों हो रही है, उसके लिए सिद्धांतों का पता लगाना कि कौन से सिद्धांत के अनुसार वो हो रही है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी एक फॉर्मुलेटिव साइंस नहीं है, मतलब हम किसी फॉर्मूले पे नहीं चलते हैं ज्योग्राफी में। जैसे कि केमिस्ट्री या फिजिक्स में हर एक्सपेरिमेंट करने का एक फॉर्मूला होता है, ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये विधि सबसे कम रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल एक डायनामिक या क्रियात्मक विषय क्यों है और इसका दूसरी सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, आप हमेशा ही वेलकम है। थैंक यू।